नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली के विधानसभा चुनाव सर पर है और यहां पर आम आदमी पार्टी ने फाइनली अपने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। कुछ ऐसे उनके अपने उम्मीदवार थे जिनका जो टिकट है देखिए इस बार काटा गया है और नए चेहरों को मौका दिया गया है। अवध ओझा उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है। ऐसे में आज केजरीवाल ने तीसरी लिस्ट अपनी जारी कर दी है, जिसमें से खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना, वो कालका जी से चुनावी मैदान में उतरती नजर आ रही है। मौजूदा विधायक भी वो इस समय इसी सीट से हैं। ऐसे में इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बताया जा रहा है कि फरवरी में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि देखिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये जानकारी है कि फरवरी या मार्च के बीच में यहाँ पर चुनाव हो सकता है। ऐसे में 2 महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देना, सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार देना, ये कितना फायदेमंद आम आदमी पार्टी को होता नजर आ सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद करूँ। सर, जिस तरह से केजरीवाल 2 महीने पहले ही अपनी जो लिस्ट जारी करते नजर आए हैं, 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं, क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा या घाटा भी देखने को मिल सकता है? तनु देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज अपने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया एक तरीके से, यानी कि जो दिल्ली की विधानसभा में 70 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 70 के 70 नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो प्रेशर टैक्टिस है, वो आम आदमी पार्टी बनाती हुई यहाँ पर चलती हुई एक चाल, जो एक दबाव की राजनीति होती है, उस चाल को चलती हुई उस रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान आज 15 दिसंबर को ही, यानी कि उन्होंने अपने प्रत्याशी, तमाम प्रत्याशी जो हैं उनको उतार दिया है मैदान में। तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की कोशिश, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की यहाँ विपक्ष पर दिखाई पड़ती है। विपक्ष की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों विपक्षी पार्टियां हैं। हालांकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही अपने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दिल्ली में करती हुई नजर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी इस रेस में सबसे पीछे है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी किसी भी प्रत्याशी का के नाम का ऐलान दिल्ली में नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक लाभ, मनोवैज्ञानिक दबाव इससे विपक्ष पर, अपने विरोधी पार्टियों पर बनाते हुए दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं साफ तौर से। और अरविंद केजरीवाल, जैसे कि माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की जो रणनीति रहती है, वो कहीं ना कहीं उस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए, उस रणनीति पर काम करते हुए, उस रणनीति को अमली जामा पहनाते हुए और अपने विरोधी दलों पर दबाव बनाते हुए इससे साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को लेकर दूसरे तमाम विरोधी दल उनके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे थे, उन टीका टिप्पणियों को वो धता बताते हुए अपनी इस सूची से, अपनी इस रणनीति से दिखाई पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली में इस बार मजबूती से सरकार बनाने का दम भर रही है, जिस तरीके से उसको अभी तक पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिल्ली में दिखाई दी है, वो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी पर है। क्योंकि अगर विपक्ष के तौर पर देखें तो महज भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष के तौर पर दिल्ली में अपनी उपस्थिति, मौजूदगी दर्ज कराए हुए है, जिसकी अगर सीटों की संख्या की बात करें पिछले 2 चुनाव से, तो वो भी ढाई का आंकड़ा नहीं पकड़ पा रहे हैं। इकाई में ही सिमटी हुई है भारतीय जनता पार्टी भी। 15 में 2 और 20 में 8 पर वो सिमट गए थे। तो इस बार क्या दिल्ली का हाल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने उम्मीदवारों के ऐलान के बाद। और जिस तरीके से उन्होंने नई दिल्ली सीट पर ही फिर से चौथी बार ताल ठोकी है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की उन पर उनकी घेराबंदी की, उनको कहीं ना कहीं घेरने की, उन पर दबाव बनाने की जो कोशिश थी, उसको भी धता बताते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़े हैं। उन्होंने फिर से दिल्ली पर ही, नई दिल्ली सीट पर ही ताल ठोकी। तो सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, चलिए आपने 15 और 20 का जिक्र करा, 2020 में अरविंद केजरीवाल वादे करते नजर आए। हालांकि बहुत सारे ऐसे वादे थे, पूरे भी करे, लेकिन एक बड़ा वादा था कि यमुना साफ कर देंगे, पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, आपके घर की टंकियों से ऐसा पानी आएगा कि आप हाथ लगाकर पानी पी सकते हैं। ये वादे अरविंद केजरीवाल पूरे नहीं कर पाए और खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात को माना है। अब वो ये वाले वादे फिर से पूरे कर रहे हैं और यहाँ पर इन इन वादों का पूरा ना होना, एक ये कारण वो बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के जो एक पावर थी उनकी पार्टी को, उसमें पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। तो क्या लगता है आपके लिए, क्या दिल्ली से यमुना साफ करी जा सकती है? क्या दिल्ली से पॉल्यूशन मिटाया जा सकता है? जो अरविंद केजरीवाल वादे कर रहे हैं, फिर से वादे कर रहे हैं, दिल्ली की जनता भरोसा करेगी अरविंद केजरीवाल पर? तनुज, आपने देखा कि जिस तरीके से जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, एलजी हैं, उनके और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच
जो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बनता हुआ दिखा, तनाव दिखा, वो किसी से छिपा नहीं है, वो सबके सामने है कि कहीं ना कहीं जो शक्तियां दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, उन शक्तियों पर जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है केंद्र की, वो कहीं ना कहीं एक बिल ले आई और बिल को पास कराने में भी सफल रही। उसके बाद कहीं ना कहीं एलजी को दिल्ली में सरकार से ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो गए और कहीं ना कहीं उन अधिकारों का ही फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी भी और एलजी के कहीं ना कहीं एलजी के बहाने भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उसके मुद्दे पर घेरती नजर आई, उसके कामों में रुकावट डालने की कोशिश की गई। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है, लगातार अरविंद केजरीवाल भी ये तमाम तरह के आरोप लगाते रहे हैं। और ये भी बात साफ है कि जहाँ जहाँ उपराज्यपाल की जो भूमिका है, जहाँ जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ उपराज्यपाल की जो भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है। और उपराज्यपाल जो होते हैं, जो एलजी होते हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे काम करते हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं एक तरीके से। तो वही स्थिति दिल्ली में भी दिखाई दी। दिल्ली में जिस तरीके से खींचतान सरकार और उपराज्यपाल के बीच दिखाई दी है, उस खींचतान ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को कहने के लिए एक मौका दे दिया है। तो अगर उपराज्यपाल की मार्फत चीज़ों में रुकावट ना पैदा की गई होती और ये हालात और ये तनाव और ये धरने और प्रदर्शन, हंगामे, ये सब ना अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई देते, तो शायद आज अरविंद केजरीवाल घिरे हुए दिल्ली में नजर आते। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के माहौल ने उनको एक तरीके से संजीवनी भी दी है कि उनके पास कहने के लिए एक मौका हो गया कि मेरे को सब काम नहीं करने दिया गया, मेरी सरकार की राह में अड़ंगे लगाए गए, मुझे जेल में डाला गया, मेरे तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, और उसके बाद भी हम लोग जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं, खड़े हैं। तो ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं एक बहाना अरविंद केजरीवाल के पास हो गया। हालांकि जहाँ तक सरकारों के दावे की और उन पर उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उनको ज़मीन पर उतारने की बात है, तो अभी तक हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने अपने तमाम दावे को पूरी तरह ज़मीन पर नहीं उतारा है। अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से यमुना सफाई का आरोप लगाते हैं कि यमुना पूरी तरह साफ नहीं हुई, यमुना के नाम पर अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हुआ है, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गंगा आज तक साफ नहीं हुई, गंगा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है राजनीति में वो चलता रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आम आदमी को राहत देने का काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, चाहे वो बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, महिलाओं की फ्री यात्रा का बसों में मामला हो, डीटीसी की बसों में, या तमाम दूसरी सुविधाएं हो, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा हो, मेडिकल के क्षेत्र में काम है, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम है, वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी से जुड़ा है, आम जनता से जुड़े काम है। तो वो बुनियादी काम जो अरविंद केजरीवाल काफ़ी हद तक दिल्ली में करते हुए दिखाई दिए हैं, वो बुनियादी काम कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में फिर से ताकत दे रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में दूसरे दलों की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले, इसीलिए मजबूत और ताकतवर दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से बुनियादी काम हुए हैं, उन कामों पर जनता कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वो आज 70 सीटों पर अपने दिल्ली की तमाम 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये साहस नहीं जुटा पा रही है कि वो अपने 10 प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दे। वो 10 प्रत्याशी जो लगभग भारतीय जनता पार्टी के तय हैं, जिनके टिकट कटने की या जिनको फिर से टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, और जिनके टिकट पर भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा संशय हो, ऐसे मजबूत 10 चेहरे उनके पास दिल्ली में मौजूद है। लेकिन अभी तक उन 10 चेहरों का भी नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो इसके पीछे ये साफ तौर से दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जो प्रेशर की पॉलिटिक्स करते हैं, वो प्रेशर कहीं ना कहीं डालते हुए अपने विरोधी दलों पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सर, आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरह से आपने जिक्र करा एलजी का, आपने जिक्र करा गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का, यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल दोबारा सत्ता में आ भी जाते हैं तो ना तो देखिए एलजी बदलेगा, ना केंद्र सरकार बदलेगी, ना मोदी बदलेंगे, ना अमित शाह बदलेंगे। तो कैसे ही यमुना साफ होगी? अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक एलजी को मुख्य कारण बता रहे हैं, अमित शाह को मुख्य कारण बता रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हो पाई, दिल्ली का पॉल्यूशन कम नहीं हो पाया इन लोगों की वजह से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी एक इंटरव्यू में बोलते नजर आए इस बात को। उन्होंने मतलब बोला इस चीज़ को, तो इसी तरह से मतलब कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पलटवार में ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि एलजी तो बदले नहीं जाएंगे अगर केजरीवाल सत्ता में आ भी जाते हैं तो, अमित शाह तो बदल नहीं जाएंगे, मोदी तो बदल नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे यमुना साफ होगी? क्योंकि एक बार फिर से यही जुमला कहीं ना कहीं जनता को दिया जा रहा है यमुना वाला। क्या कहेंगे इस पर? यमुना से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें अब जो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में करती हुई और जिस पर बात करती हुई भी दिखाई दे रही है, वो मुद्दा है क्राइम का। क्राइम पर देख रहे हैं कि क्राइम पर सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर अरविंद केजरीवाल। क्योंकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के कंधों पर है, गृह मंत्रालय के कंधों पर है, और गृह मंत्री अमित शाह।
तो एक तो वहाँ पर घेरने का काम कर रहे हैं, और दूसरा जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मतदाताओं को ये बताने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं कि जो उनकी मूलभूत सुविधाओं वाली योजनाएं हैं, अगर वो चले गए तो ये सुविधाएं आम जनता के हाथ से चली जाएंगी, मतलब छीन फ्री की जाएंगी। रेवड़ी अगर चली गई तो फ्री की रेवड़ी तो आजकल सभी सरकारें तनुज बांट रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ले लो, लाडली शुरुआत केजरीवाल लाड ने करी। हाँ, अब सारी पार्टियां अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं ना। इसका मतलब फ्री की रेवड़ी का जो मामला है, जो फ्री की रेवड़ी जिसकी बात की जाती है, खुद अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी लेकिन सर एक रोकना चाहूंगा, एक मन में सवाल है, वो सरकार कहाँ से बांट रही है? देखिए सर, पैसा तो जनता का ही है। एक तरह से आप जनता का पैसा लेकर जनता को जनता के लिए, मतलब उसको जनता को ही दे रहे हो वापस। तो मुझे ऐसा लगता है ये फ्री की रेवड़ी भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जनता का पैसा आप वापस जनता को ही दे रहे हो। उसको मतलब भले ही आप उसका पैसा ले लो, उसके उससे इस नए नए प्रोजेक्ट लगाओ अपने स्टेट के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा दिल्ली में कोई खास ऐसा प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दिया जो केजरीवाल ने लगाया हो। भले ही केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बिजली का बिल फ्री कर दिया हो, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर ये विकास का ये रास्ता नहीं है। ये ठीक है, इससे वोट मिल सकते हैं, आप सत्ता में दोबारा वापस आ सकते हैं, लेकिन ये विकास का रास्ता नहीं है। आपके स्टेट में विकास मुझे नहीं लगता फिर हो पाएगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप अगर जो भारतीय जनता पार्टी की शासन की बात अगर हम करें, तो आज एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं कर्जे का खड़ा कर रहा है, जो जिस पर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, कि लगभग 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज हमारे देश की जो केंद्र की जो सरकार है, हमारे देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। एक बड़ा कर्ज है जो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और सरकारों की बात जहाँ तक है, लगातार जो सरकारों का जो काम होता है वो व्यवस्था देना होता है, बिजली, पानी, सड़क, तमाम बुनियादी सुविधाएं अपनी जनता को देने का काम होता है। उसके बदले कहीं ना कहीं जनता टैक्स देती है, और उस टैक्स के पैसे से ही डेवलपमेंट के काम होते हैं, विकास के काम होते हैं। तो दिल्ली का सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार पर कोई बड़ा बोझ नहीं डाला है, कोई बड़ा कर्ज नहीं डाला है, जिसकी वजह से आज ये कहा जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरे कार्यकाल का जो अभी 2.5-3 वर्ष का ही समय हुआ है, उसमें ही लगभग जो है दोगुना कर्जा उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर चढ़ गया है। जो है बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट मीट कराई जा रही थी कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर जो है बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए जा रहे थे, और लगातार उसके बावजूद भी अगर सरकार पर इतना कर्ज चढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, और वही सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष, चाहे केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उस पर उठा रहा है। ऐसा कोई आरोप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर लगता हुआ दिखाई नहीं देता। एक तो तनुज बात यह है, और फिर दूसरी बात यह है कि सरकारों का काम है जनता को, और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जो जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। उसका काम जनता के लिए ही होता है। सरकार पर कोई अलग से तो फंड होता नहीं है, या सरकार पर कोई अलग से पैसा होता है। वो तमाम पैसा जो है, जो तमाम टैक्सेस जो जनता देती है, वही पैसा सरकार के पास होता है। सरकार उसको अलग अलग फंड में जो है उसको रिलीज करके जनता के ही विकास के काम करती है। सड़कों का बुनियादी जो बुनियादी काम है, सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, डेवलपमेंट का, जो भी कुछ काम है वो सरकारें करती हैं। लेकिन एक बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो की है, एक बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में की है, कि दिल्ली की जनता पर या दिल्ली की सरकार पर उसने अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ने दिया है। जी बिल्कुल। तमाम सुविधाएं देने के बावजूद भी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और आज यही वजह है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आज दूसरे दलों से आगे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव का परिणाम जो है वो क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और फिर से खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से ताल ठोकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक लाभ वो लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सूची के सारे, और इससे कहीं ना कहीं वो विपक्ष को भी घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जहां तक दिल्ली की विधानसभा की बात है, तो 23 फरवरी तक का कार्यकाल दिल्ली की विधानसभा का है, और ऐसे में
इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही दिल्ली में चुनाव होना है, यानी कि दिसंबर के लास्ट में चुनाव का ऐलान हो जाए या जनवरी की शुरुआत में चुनाव का ऐलान हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक समय भी मिल जाता है प्रत्याशी का दमखम देखने का, जनता से रूबरू होने का और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का। तो अरविंद केजरीवाल ने जो ये नामों का ऐलान किया है, इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने, फिर मैं यही बात कहूंगा कि विपक्ष पर एक प्रेशर बना दिया है। बिल्कुल, विपक्ष पर एक प्रेशर बना दिया है। अभी देखिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने मेहनत करनी भी शुरू कर दी है, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से समझे या फिर डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट मांगना यहाँ पर उचित, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो समझते नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर जो सेवा है यहाँ पर शुरू कर दी है वोट मांगने वाली। ऐसे में अब यही देखते हैं कि भाई दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है इसमें क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी या फिर विपक्ष जो है यहाँ पर इस समय बैठा है बीजेपी या फिर कांग्रेस, इन दोनों में से कोई इस बार सत्ता में आता नजर आएगा। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15। नमस्कार।